केस लॉ उर्दू के इस नए एक्सप्लेनर में सबका खुशामदीद। आज हम जिस केस का तज्जिया करने वाले ना वो कोई आम केस नहीं है। ये है अब्दुल रज़ाक वर्सेस द स्टेट जेल पेटिशन नंबर 250 ऑफ 2023। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा लैंडमार्क फैसला है जिसने साबित किया कि अगर क्राइम सीन पर कोई चश्मेदीद गवाह यानी आई विटनेस मौजूद ना भी हो तब भी इंसाफ बिल्कुल हो सकता है। साइंस और कानून मिलकर कैसे सच को सामने लाते हैं, चलिए डिटेल में देखते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम चीजों को कवर करेंगे। केस का बैकग्राउंड और फैक्ट्स, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या फर्क है, द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस यानी हालात की जंजीर, मेडिकल और डीएनए फोरेंसिक्स का क्रूशियल रोल, कानून शहादत ऑर्डर का अप्लाई होना और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। पहला हिस्सा, केस बैकग्राउंड। आखिर 2 जुलाई 2018 को हुआ क्या था? देखें, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। कहानी शुरू होती है एक 5-6 साल की मासूम बच्ची फिजा नूर के अगवा से। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखें। दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। फिजा नूर घर से कुछ लेने निकली और एक शख्स उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। अब ठीक आधे घंटे बाद यानी 3:30 बजे कुछ लोगों ने उस बच्ची को मुल्जिम अब्दुल रज़ाक के साथ उसके घर में दाखिल होते देखा। फिर रात 8 बजे के करीब एक अजीब सा वाकया होता है। एक मोटरसाइकिल से अचानक एक बोरी गिरती है और उसमें से उस मासूम बच्ची की लाश बरामद होती है। शुरू में ये एफआईआर एक नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज हुई क्योंकि उस वक्त तक डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन ये डॉट्स कनेक्ट कैसे हुए? सेक्शन 2, डायरेक्ट वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब यहां लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है। इस पूरे केस में सबसे बड़ी हर्डल क्या थी? वो ये थी कि कत्ल करते वक्त वहां कोई आई विटनेस मौजूद ही नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो सजा कैसे मिलेगी? यहां हमें 2 चीजों का फर्क समझना होगा। एक है डायरेक्ट आई विटनेस टेस्टिमनी, यानी किसी ने अपनी आंखों से जुर्म होते देखा हो, और दूसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी ऐसी सॉलिड हकाइक की जंजीर जो घूम फिरकर डायरेक्ट मुजरिम तक ले जाए। इस केस में क्योंकि कोई डायरेक्ट गवाह नहीं था तो अदालत ने इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लिया। सेक्शन 3, द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी कड़ियां जो बिल्कुल टूटने ना पाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर असूल है कि जब भी केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हो तो ये जंजीर ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसे इन 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, दिन दिहाड़े अगवा का वाकया हुआ जिसे एक गवाह ने देखा। स्टेप 2, बच्ची को आखिरी बार मुल्जिम के घर जाते देखा गया जिसे हम कानूनी जबान में लास्ट सीन एविडेंस कहते हैं। स्टेप 3, मगरिब के टाइम मुल्जिम को घबराहट में मोटरसाइकिल पर एक बैग लादते हुए देखा गया। और फाइनल स्टेप, रात में वही बैग गिरा और उसमें से बॉडी मिली। ये तमाम बातें अलग अलग इंडिपेंडेंट गवाहान ने बताईं। अब खुद देखें, वक्त के इस तसलसल ने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चेन बना दी जिसने मुल्जिम को कंप्लीटली इस जुर्म से लिंक कर दिया। सेक्शन 4, मेडिकल एंड डीएनए फोरेंसिक्स। यहां एंट्री होती है साइंटिफिक प्रूफ की। अब ये डिटेल्स बताते हुए भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन पोस्टमार्टम की ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स इस केस की बुनियाद हैं। डॉक्टर जुनेरा मिसबा की रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि कॉज ऑफ डेथ सांस घुटना थी, यानी एस्फिक्सिया बाय स्मदरिंग। जिस्म पर शेडेड जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के निशानात थे। लेकिन जो सबसे क्रूशल स्टेप लिया गया वो ये था कि डॉक्टर ने फोरेंसिक स्वॉब्स को फौरन और इंतहाई हिफाजत से डीएनए एनालिसिस के लिए महफूज कर लिया। इस एक स्टेप ने ना सिर्फ क्राइम को प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट किया बल्कि आगे चलकर उस कातिल तक पहुंचने का रास्ता भी खोल दिया। तो अब एक इंतहाई अहम पॉइंट नोट करें। सुप्रीम कोर्ट ने अली हैदर केस का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने लिखा, डीएनए एविडेंस इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एन अक्यूज्ड। मतलब जहां ट्रेडिशनल चश्मेदीद गवाह ना हो वहां मॉडर्न फोरेंसिक्स और डीएनए आइडेंटिफाई करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका बन जाते हैं। ये आज के दौर का एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड है। और बस यही वो पॉइंट था जहां मुजरिम के बचने का हर रास्ता बंद हो गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी यानी पीएफएसए की रिपोर्ट सामने आई और उसने परमानेंटली ये बात साबित कर दी कि विक्टिम की बॉडी से मिलने वाला डीएनए प्रोफाइल 100% उसी मुल्जिम के डीएनए से मैच कर गया। इस साइंटिफिक एविडेंस ने उन तमाम सर्कमस्टेंशियल बातों को वेरीफाई कर दिया जो गवाहों ने बताई थीं। एकदम परफेक्ट मैच। सेक्शन 5, द कानून शहादत ऑर्डर। अब देखते हैं कि इस एविडेंस के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आया।
अब जरा इस टेक्निकल लीगल मैकेनिज्म को ध्यान से समझते हैं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 122 बहुत इंटरेस्टिंग है। यह कहता है कि जब कोई फैक्ट स्पेशली यानी खुसूसी तौर पर सिर्फ किसी एक शख्स के ही इल्म में हो तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। सादा अल्फाज में कहूं तो जब केस में यह साबित हो गया कि बच्ची को लास्ट सीन यानी आखिरी बार उसी मुल्जिम के साथ घर में दाखिल होते देखा गया था, तो कानून का यह डिमांड था कि अब खुद मुल्जिम बताए कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या हुआ था। और एक्सपेक्टेडली मुल्जिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कोई भी लॉजिकली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि ऐसे मामलात में सिर्फ मैंने नहीं किया कह देना काफी नहीं होता। जब मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने या उन हालात को एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली फेल हो जाता है जो सिर्फ उसे मालूम थे, तो ये खामोशी खुद जुर्म की जंजीर की एक आखिरी कड़ी बन जाती है। आखिरी हिस्सा सेक्शन 6 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। तो अब देखते हैं सबका हातमी नतीजा क्या निकला। अदालत-ए-उज़्मा ने शख्स को सेक्शन 302B, 364A और 376 PPC के तहत कसूरवार करार दिया। सजाए मौत बिल्कुल बरकरार रखी गई। जजमेंट में क्लियरली बताया गया कि सर्कमस्टेंशियल चेन और फॉरेंसिक्स का कॉम्बिनेशन इतना एब्सोल्यूट था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, और मजीद ये कि ऐसे ब्रूटल और दरिंदाना वाकयात पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सोसाइटी में ऐसा डिटरेंस यानी इबरत कायम करना बिल्कुल लाजमी है ताकि आइंदा ऐसी दहशतगर्दी से माशरे को बचाया जा सके। जाते जाते ये तज्जिया हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के ऐसे दौर में जहां क्राइम्स छुपकर होते हैं और आई विटनेसेस रेयर हैं, क्या डीएनए एविडेंस का ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसी तरह आइंदा आने वाले सर्कमस्टेंशियल केसेस की तस्वीर हमेशा के लिए बदलता रहेगा? इस केस ने वाकई हमारे कानूनी निज़ाम के लिए एक बहुत मजबूत मिसाल कायम की है। अगर ये कानूनी एक्सप्लेनर समझ आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो केस लॉ उर्दू को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद ऐसे ही अहम जजमेंट्स और उनके फैक्ट्स आसान अल्फाज में समझे जा सकें। मिलते हैं अगले केस में।